अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। कल हमने देखा था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, और आपको याद होगा कि थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के हिसाब से आपका एटम जो है वो स्फेरिकल है। इस स्फेरिकल एटम के अंदर एक क्लाउड है पॉजिटिव चार्ज का, ठीक है ना। एक सूप है, पॉजिटिवली चार्ज सूप, ठीक है ना, या क्लाउड। और इसमें स्कैटर्ड है इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। और उन्होंने बोला कि जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसमें है नेगेटिव चार्ज, उतना ही सूप का पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरह से आपका एटम जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है ना। और ये भी हमें पता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास एटम के मास के मुकाबले में नेग्लिजिबल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, ठीक है। तो अब जितना भी एटम का मास होता है वो किसकी वजह से होगा फिर? ओब्वियसली बिकॉज ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज सूप। ये जो पॉजिटिवली चार्ज सूप है, क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है उनका मास जो है वो नेग्लिजिबल है, जीरो के ऑलमोस्ट बराबर है। तो जितना भी एटम का मास है वो सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज सूप की वजह से है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज सूप जो है वो कैसा है? इट इज स्कैटर्ड थ्रू आउट दिस एटम। आप इमेजिन करिए, आप एक स्टोन को लाइए, ठीक है ना। इस स्टोन को आप अपने कमरे में बीच में रखिए, ठीक है। एक कंडीशन ये रख सकते हो आप, फिर इस पे आप दूसरा स्टोन फेंको और आप देख सकते हो कि वो स्टोन जब उससे टकराएगा वो वापस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या कंडीशन है कि आप इस स्टोन का पाउडर बनाइए और पूरे कमरे में इस पाउडर को स्कैटर करिए, ठीक है ना। फिर आप इसके बीच में से स्टोन फेंकोगे तो ओब्वियसली वो स्टोन पास हो जाएगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिकॉज अब उस स्टोन का जो मास था इट इज़ नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रूम, ठीक है ना। इस तरह आपका एटम का मास अकॉर्डिंग टू थॉमसन इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रूम। आपका एटम का जो थ्रू आउट द एटम सॉरी, और आपका एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है दैट्स आल्सो स्कैटर्ड थ्रू आउट योर एटम। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए थॉमसन का एक स्टूडेंट रदरफोर्ड आया। आज हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। उसमें आज हम देखेंगे कि इसने एक्सपेरिमेंट क्या डिज़ाइन किया और क्या इसका ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, उसने इस एटम को टेस्ट करने के लिए कि जो थॉमसन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया है क्या वो सही में ऐसा ही एटम होता है, क्या इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन सच में ऐसे ही होता है, क्या इलेक्ट्रॉन सच में स्कैटर्ड होते हैं इन ए पॉजिटिवली चार्ज्ड सूप। इसको टेस्ट करने के लिए अब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाया गोल्ड फॉयल, गोल्ड फॉयल फॉर द एटम्स, ठीक है ना। एटम्स के लिए उसने क्या लाया, गोल्ड फॉयल लाया। क्योंकि क्यों उसने गोल्ड फॉयल लाया? बिकॉज आप सब ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में 8th में पढ़ा होगा कि गोल्ड जो होता है इट इज़ द मोस्ट मैलिएबल मेटल, सबसे मैलिएबल मेटल होता है ये, ठीक है। जब ये सबसे मैलिएबल मेटल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये थिनेस्ट एटम है, ठीक है ना। ये थिन है, बहुत थिन। कितना थिन हो सकता है ये? सबसे थिन शीट, अगर आपको सॉरी थिनेस्ट मेटल नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए कि इस मेटल के सबसे थिनेस्ट शीट आप बना सकते हो बाय हैमरिंग इट। मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है? सम मैलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स, ठीक है। मेटल्स को हथौड़ा मार मार के इसको शीट्स बनाया जा सकता है। ये ब्रिटल नहीं होता, टूट नहीं जाता, फट नहीं जाता, ये क्या होता है, शीट्स बनते हैं इसके। और सबसे मैलिएबल मेटल का मतलब हुआ सबसे थिन शीट्स किसके बनेंगे, और वो है गोल्ड, ठीक है ना। तो गोल्ड के सबसे थिन शीट्स बनेंगे। तो ये गोल्ड का शीट कितना एटम्स होता है, 1000 एटम्स थिक। आपका जो पीस ऑफ पेपर होता है ये, ठीक है ना, अगर इसकी थिकनेस आपसे कोई पूछेगा कि इसकी कितनी थिकनेस है, इसकी थिकनेस है 1 मिलियन एटम्स, ठीक है ना। यानी कि 1000 अगर गोल्ड फॉइल्स को मिलाएंगे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तब जाके वो इतना थिक होगा जितना पेपर है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक गोल्ड फॉइल कितनी थिन की जा सकती है, ठीक है ना। तो गोल्ड फॉइल को उसने चूज़ किया एज ए सोर्स ऑफ एटम, ठीक है ना, जहाँ से वो अपने जो है अल्फा पार्टिकल्स को पास कराने वाला है। तो यहाँ पे उसने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा और इसमें से अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया उन्होंने इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है। नाउ व्हाट आर दीज अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना। द क्वेश्चन इज ये अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं। तो आपने हाइड्रोजन एटम तो देखा होगा। अगर मैं आपको कहूँ हाइड्रोजन और हीलियम एटम बनाई तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें एक प्रोटॉन देंगे, न्यूट्रॉन इसमें कोई नहीं है, ठीक है।
सबसे कॉमन आइसोटोप में, और एक इलेक्ट्रॉन है। मैं कहूँगा एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो आप बोलोगे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस फिर बचेगा जो सिर्फ एक प्रोटॉन है, ठीक है ना। और इसका सिंबल क्या दोगे, H पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। अब मैं कह रहा हूँ कि हीलियम का एटम बना हुआ, तो आपको पता है कि हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 है और इसका एटॉमिक मास जो है वो 4 है, जिसको आप ऐसे लिखते हो। तो हीलियम का एटम कैसे होगा, 2 प्रोटॉन्स होंगे उसके न्यूक्लियस में, 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। और फिर इसके बाहर वाली शीट में, सॉरी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं कहूँगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालो तो क्या बचेगा, -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने बाहर निकाला, तो इसका सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा जिसमें 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं। तो इस न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, +2, ठीक है ना, 2 एलिमेंट्री चार्ज, और इसका मास कितना होगा 4U, 4 एटॉमिक मास यूनिट्स और 4 यूनिफाइड मास। ये आपका न्यूक्लियस का चार्ज है। इसी को बोला जाता है दुनिया में अल्फा पार्टिकल। सो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इज सिंपली हीलियम न्यूक्लियस, He24, ये चीज़ है, ठीक है ना, हीलियम का न्यूक्लियस है। तो ये हीलियम के न्यूक्लियस का जो, अब एक बात तो आपको पता होगी कि, या पता तो अभी नहीं होगी, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये हम आगे जाके देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है रदरफोर्ड के मॉडल के बाद ही, कि आपका जो न्यूक्लियस होता है बहुत ज़्यादा डेंस होता है, बहुत ज़्यादा इसकी डेंसिटी होती है, इसका मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर आप एक छोटे से कप में, एक बहुत ही छोटे कप में सिर्फ न्यूक्लियर रखोगे तो आप के पूरे स्कूल के सारे बच्चे मिलके उस कप को फिर नहीं उठा पाएंगे, इतना भारी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका डेंसिटी होता है न्यूक्लियस का। सो ये न्यूक्लियस जो है, अब आपका अल्फा पार्टिकल की डेंसिटी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल को इसने बम्बार्ड किया, यानी कि बहुत ही हाई स्पीड पे इसने फेंका, किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है ना। ये गोल्ड फॉइल एक्चुअली क्या है, ये गोल्ड के एटम्स की बनी हुई है, यानी कि एटम्स के ऊपर फेंक रहा है, ठीक है ना। इज मेकिंग इंसिडेंट ऑन द एटम्स द फास्ट मूविंग, वेरी फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, दीज अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। अब इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए उसने क्या किया, एक मूवेबल स्क्रीन रखा, जिसको इसने कोट किया विद जिंक सल्फाइड्स, ठीक है ना, जिंक सल्फाइड से इसको कोट किया। इस जिंक सल्फाइड का फायदा क्या हुआ, इससे कोट करने का मकसद क्या था, क्योंकि जब ये जिंक सल्फाइड से कोट करेगा तो फास्ट मूविंग पार्टिकल इस जिंक सल्फाइड को टकराएगा यहाँ पे, ठीक है ना। जब इसको ये यहाँ पे टकराएगा तो क्या हो जाएगा, एक लाइट आ जाएगी जिसको बोलते हैं सिंटिलेशन। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप 2 वाइट कलर के स्टोन्स को मिलाते हो, ठीक है ना, उनको एक दूसरे के साथ रब करते हो, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ टकराते हो तेजी के साथ, तो वहां पे वो फ्लैश ऑफ लाइट निकलता है, उसी को बोलते हैं सिंटिलेशन, ठीक है ना। तो ऐसे ही होगा जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो है, ये जिंक सल्फाइड का प्रॉपर्टी क्या है, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। क्या मतलब हुआ इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन का, मतलब या फ्लोरेसेंट मटेरियल है ये, ठीक है ना। अब ये फ्लोरेसेंट मटेरियल स्क्रीन पे जब हमने रखा तो ये बन गया फ्लोरेसेंट स्क्रीन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फास्ट मूविंग पार्टिकल जब इसको हिट करेगा तो वहां पे एक फ्लैश ऑफ लाइट निकलेगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि नटशेल में उसने क्या एक्सपेक्ट किया। देखो, हम अगर एक एटम को बनाएंगे, थॉमसन के एटम को, वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, और एक स्क्रीन को यहाँ पे रख रहे हैं हम, जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड का कोटिंग है, ये आपका फ्लोरेसेंट मटेरियल है। ये एटम के अंदर आपका जितना भी पॉजिटिव चार्ज और मास है वो स्कैटर है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, वो एक ही जगह पे जमा नहीं है, वो तो स्कैटर है। तो इसने एक्सपेक्ट किया जब मैं फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को इसके ऊपर इंसिडेंट करूंगा तो वो सीधा चला जाएगा, क्योंकि आपके एटम की इतनी डेंसिटी नहीं है किसी भी जगह पे, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, कि वो अल्फा पार्टिकल को रोक सके, ठीक है ना। क्योंकि इसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज और जितना भी मास है, अल्फा पार्टिकल कैसा है, एक तो पॉजिटिवली चार्जड है और डेंस है। तो एक पॉजिटिवली चार्ज चीज जो हाईली डेंस है, इसको आप गोली की रफ्तार से भी तेज एक एटम के ऊपर फेंक रहे हो, और इस एटम के बारे में आपका ये ख्याल है कि इसका जितना भी मास और पॉजिटिव चार्ज है वो स्कैटर्ड है थ्रू आउट, वो किसी एक जगह पे जमा नहीं है, वो फैला हुआ है पूरे एटम में, जिसका मतलब हुआ कि वो एक लाइट मटेरियल है। तो इसमें से जब फेंकेंगे तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि सारे के सारे सिंटिलेशंस आपको कहाँ पे मिलेंगे, बिहाइंड द गोल्ड फॉइल या बिहाइंड द एटम्स,
ठीक है ना, यहाँ पे उसने एक्सपेक्ट किया था। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से आए और वो यहाँ पे चला जाए, ऐसा मुश्किल है। या अल्फा पार्टिकल यहाँ से आए और वापस चला आए, ठीक है ना, ये इसको लगा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जब उसने एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में डिजाइन किया, ठीक है ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे उसके अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे, ठीक है ना, मोस्ट जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे मोस्टली वो यहाँ ही पे उसको विदाउट एनी डिफ्लेक्शन स्क्रीन के ऊपर मिले बिहाइंड द गोल्ड फॉइल, ठीक है ना। यानी कि उसने यहाँ से अल्फा पार्टिकल स्कैटर किया और यहाँ पे उसको सेंटिलेशंस मिले। यहाँ पे सेंटिलेशन मिलने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे उसको क्या हो गया कि यहाँ पे उसका अल्फा पार्टिकल आ गया। उसका मतलब ये हुआ कि विदाउट एनी डिफ्लेक्शन यूर अल्फा पार्टिकल्स है पासड ऑन टू द गोल्ड फॉइल, पासड फ्रॉम थ्रू द गोल्ड फॉइल ऑन टू द स्क्रीन, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ तो इसने ऐसा एक्सपेक्ट किया था, दिस वाज द एक्सपेक्टेशन, ही एक्सपेक्टेड ऑल द अल्फा पार्टिकल्स टू मूव थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन एंड ही गॉट ओवर 99% अल्फा पार्टिकल्स देयर विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। यानी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सीधा वहीं सेंटिलेशन उसको मिले जहां पे उसको एक्सपेक्टेड थे। लेकिन बहुत कम, समथिंग लाइक 1 in 500 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो डिफ्लेक्ट हुआ बाय सम स्मॉल एंगल, ठीक है ना, एक छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। और टू हिज सरप्राइज उसको कैसे पता चला, क्योंकि उसको सेंटिलेशन यहाँ पे मिला, फ्लैश ऑफ लाइट यहाँ पे मिला स्क्रीन में, तो इसका मतलब हुआ कि ये डिफ्लेक्ट हुआ अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल ने हिट किया। और उसके सरप्राइज देखो कितना हुआ होगा कि उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल फेंका और वो वापस आ गया उसी की तरफ, ठीक है ना, बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ या कुछ तो बिल्कुल वापसी आ गए और उसका अल्फा पार्टिकल का 180 के आसपास वापस डिफ्लेक्शन हुआ। तो ही वो गॉट वेरी वेरी सरप्राइज, बोला कि एक एटम जो इतना लाइट है, जिसका पॉजिटिव चार्ज और ये जितना भी मास है वो स्कैटर्ड है थ्रू आउट दिस एटम, इसमें तो इतनी क्षमता नहीं है कि इतना, इसमें इनफैक्ट इतना दम नहीं है कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को वापस डिफ्लेक्ट करे, ठीक है ना। सो ही एक्सपेक्टेड ऑल द अल्फा पार्टिकल्स टू पास अनरिफ्लेक्टेड, लेकिन एक्चुअल में कुछ अल्फा पार्टिकल्स लाइक 1 in 500 दे गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, ठीक है ना। 500 में से एक ऐसे जा रहा था, यहाँ पे सेंटिलेशन मिल रहा था, तो अल्फा पार्टिकल यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो इसके अलावा इसने देखा कि 1 in around 20,000, 20,000 में से एक ऐसा भी अल्फा पार्टिकल था जो वापस आ रहा था या डिफ्लेक्ट हो रहा था थ्रू बिगर एंगल्स, ठीक है ना, बड़े बड़े, यहाँ से वो फेंक रहा है और यहाँ से उसको वापस भी मिल रहा है, ठीक है ना, यहाँ से वो फेंक रहा है और इतने बड़े एंगल से वो वापस आ रहा है और यहाँ पे उसको सेंटिलेशन जो है मिल रही है, ठीक है ना। तो इस सब को उसने कैसे कंक्लूड किया, क्या उसने बोला फिर एटम के बारे में, ये हम देखेंगे कल। आज के लेक्चर का हम देखते हैं इतना ही, क्योंकि आप सबको पता है कि 2G चल रहा है, बहुत बड़े लेक्चर हम अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम आपको इतना जो है इसके आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।